नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो घटना चक्र की सीरीज़ प्रारंभ की है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आज का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले यदि आप लोगों ने 4 लेक्चर आगे के नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उन लेक्चरों को देख लीजिए, उसके बाद इस 5वें लेक्चर को देखिए, क्योंकि सभी वीडियो एक क्रम श्रृंखला के हिसाब से बनाई जा रही है, इसलिए आप लोग क्रमशः देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? यह है आपके दल विरोधी कानून से। किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल विरोधी कानून से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का प्रश्न संबंध किससे? तो दल विरोधी कानून से है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? इसमें उल्लेख नहीं है गैस का। ठीक है, बाकी बैंकिंग का उल्लेख है, बीमा का उल्लेख है और जनगणना, ये तीनों विषय किसमें है? संघ सूची में है। गैस का उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्पों में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा और जनगणना ये संघ सूची में है, गैस ये राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। ठीक है, गैस किसका विषय है? तो गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसमें संघ सूची से संबंधित कौन सा विषय नहीं है? वह है कृषि। ठीक है, बाकी रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे ये तीनों जो है किसमें है? ये तीनों संघ सूची में है। कृषि किसमें है? तो कृषि है आपकी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका व्याख्या देखिए, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये सभी भारतीय संविधान के संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, जबकि कृषि क्या है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख? तो राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का, यानी जो रेलवे पुलिस होती है वो किस सूची में है? तो वो राज्य सूची का है, यानी रेलवे पुलिस से संबंधित कोई भी नियम या कानून बनाना होगा वो राज्य का विषय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा, विद्युत, वन ये किस में है? ये समवर्ती सूची का विषय है। जो शिक्षा हो गई, विद्युत हो गया और वन हो गया, ये तीनों किसके विषय हैं? ये समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे, पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो समवर्ती सूची का मतलब आप लोग समझते हैं कि जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो वो शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किस में है? तो ये राज्य सूची का विषय है, यानी जो पंचायत का चुनाव वगैरह होता है वो किस सूची में सम्मिलित है, या उस पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य बनाता है। ठीक है, देखिए व्याख्या इसकी देख लीजिए, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन यानी पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? यानी समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? तो ये दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया किस में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, दंड प्रक्रिया किस में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची 3 में समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार, लोक व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय। कौन कौन से? पुलिस में रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस दोनों या और कारागार एवं लोक व्यवस्था ये सब राज्य सूची के विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये 7वीं सूची में किस सूची में शामिल है? तो ये शामिल है समवर्ती सूची में। किस में शामिल है दोस्तों? समवर्ती सूची में, यानी विवाह, विवाह विच्छेद ये समवर्ती सूची में शामिल है, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार
किस में सम्मिलित है? तो ये 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, यानी ये किसी राज्य सूची या केंद्र सूची का विषय है। यहाँ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदों संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। ठीक है, ये जो भी कर लगाए जाते हैं तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अलग अलग तरीके से कर लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों को विषयों में सम्मिलित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन सा है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रेलवे केंद्रीय सूची में है, रेलवे केंद्रीय सूची में है, किंतु रेलवे पुलिस यह राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, देखिए रेलवे केंद्र सूची में है जबकि रेलवे पुलिस किस में है? तो यह राज्य सूची में शामिल है। निगम कर जनगणना संघ सूची में है जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, निगम कर और जनगणना जो है किसका है? तो यह संघ सूची का विषय है जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत है? तो यह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत है? यह राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। यानी भूमि सुधार हेतु सुरक्षा प्रदान करने के किस अनुसूची में कानून बनाए गए हैं? तो वह 9वीं अनुसूची में बनाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस अनुसूची में विशेष उपबंध है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए? तो ये है आपका 5वीं अनुसूची में। किस में? तो 5वीं अनुसूची में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य हैं आपके उत्तर पूर्व के। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में दिया गया है। यानी इन चारों राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे भारत के सभी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध 5वीं अनुसूची में है जबकि इन चारों राज्यों के बारे में उपबंध किस में है? तो वो 6वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो अभी आपने पढ़ा कि असम, त्रिपुरा और मिजोरम, और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन चारों में लागू होती है, मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या इसकी। तो 6वीं अनुसूची किन किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित नहीं है। इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती 6वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों, उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो किस लिए की गई है? ये किया गया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण किए गए हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या किया गया? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण किया गया। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, जो पंचायत है उसकी शक्तियों का उल्लेख किसमें है? 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिका के तो वो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसमें प्रदान किया गया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 से 243 अणा
के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी 243 में ही 243 क ख ग घ करके ऐसे अण तक जो है यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि संविधान के भाग 9 में सम्मिलित किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 243 अनुच्छेद है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। तो ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी अनुच्छेद इस अनुच्छेद 10(1) क में कहा गया है, प्रावधान किया गया है कि कोई भी विधेयक जो कि जिसमें कर की बात की जाए, कर के अधिरोपण की बात की जाए, तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में किस में विशेष उपबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2, 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, और वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ये किसका अधिकार है? तो यह राज्यसभा के अधिकार है। ठीक है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कहाँ से किया जाता है? तो राज्यसभा के माध्यम से। राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प यह घोषित किया जाए, तब जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इसमें भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 यह सही सुमेलित है। यानी अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है? यह निर्वाचन आयोग के बारे में से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 324 में है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें है गठन का? तो अनुच्छेद 124 में है। और लोक सेवा आयोग के गठन का ये अनुच्छेद 318 में है। ठीक है,
देखिए, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति नहीं थी। ये किस में है? 318 में है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस में है? तो अनुच्छेद 315 में उल्लिखित किया गया है। जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अस्थायी स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। 332 किस में है? तो 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस में है? ये 165 में है। जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति किस में है? अनुच्छेद 165 में है। जबकि अनुच्छेद 351 में क्या है? ये हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? यह अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये इससे सम्मिलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठन दिया गया है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और ये क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दी गई है? 39A में दी गई है। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है। जो ग्राम पंचायतों का संगठन होता है ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता की बात किसमें की गई है? तो ये अनुच्छेद 44 में किया गया है। और जबकि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, न कि अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में क्या है? इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में संबंधित है। ठीक है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 124 आपने पढ़ा है, संघीय न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है अनुच्छेद 124। 5 में क्या है? तो 5 में नागरिकता है। 352 किससे है? तो 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। और ये 245 क्या है? तो 245 विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। ठीक, यानी इसमें 1 2 3 4 यही सही है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है? तो इसमें नागरिकता की बात की गई है। 124 क्या है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों में द्वारा बनाई गई विधायियों का विस्तार है, यानी उसकी शक्तियों का वितरण है। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो आपात स्थिति की उद्घोषणा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 ये किस में है? तो ये है आपके नीति निर्देशक तत्व से। और ये 74 किससे संबंधित है? ये मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। किस में दी गई? संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 ये नीति निर्देशक तत्व में है। अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। और ये 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368। ठीक है। चलिए इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित? तो भारत के राष्ट्रपति एवं निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 किससे? तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से ही संबंधित है। और 164 जो है यह राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा विकल्प ए ही सही होगा इसका आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 75 किससे संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। 164 किससे संबंधित है? ये मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की परिषद की नियुक्ति संबंधित है। और राज्य विधानसभाओं की संरचना किस में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 170 में दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी अनुच्छेद 323A किससे संबंधित है? तो ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 ये किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 में क्या है? तो ये लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 323A में क्या दिया गया है? तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया है 323A में। 324 में क्या है? तो निर्वाचन है। 330 में क्या है? तो इसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 320 में क्या है? तो ये लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वही रिपीटेड प्रश्न है। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। 75 क्या है? तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 155 क्या है? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 164 क्या है? तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या तो आपने ऊपर देख ही लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो इसमें न्याय के समक्ष समानता, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अच्छा, तो इसमें ये भी सुमेल सही नहीं है। 78 में संसद गठन, ये भी सही नहीं है। 192 में ये भी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा करता है, यह सही सुमेलित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में ये जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है उसकी घोषणा की जाती है, ये सही सुमेलित है। और 17 में क्या है? तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 152 में क्या है? तो इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर भी निश्चय है, यह अनुच्छेद 152 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 215 में क्या है? तो अनुच्छेद 215 में हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 में दिया गया। अनुच्छेद 222 में क्या है? तो किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होना, यह अनुच्छेद 222 से संबंधित। 226 में क्या है? तो 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये किस में दिया गया? 226 में। और 227 में क्या है? तो ये सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ये अनुच्छेद 227 में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 215 ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यह अनुच्छेद 222 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 226 में क्या है? तो विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस में दी गई? रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में दी गई है। और अनुच्छेद 227 में यह सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति की है। देखिए 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, और सुप्रीम कोर्ट किस में, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद से रिट जारी करती है? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में किसकी नियुक्ति की बात करता है? तो भारत के महान्यायवादी की। अनुच्छेद 148 किसकी बात करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 131 में क्या है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 में है भारत का उच्च महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, इसी में प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति है। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सब सम्मिलित कराना है। चलिए इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिला लेते हैं, जिसमें कि विधि के सम्मुख समानता, यह किस में है? यह है अनुच्छेद 14 में, यानी विधि के सम्मुख समानता की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 14 में बात की गई है। कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार किस में है? यह अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। तीसरा है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो
कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ किसमें है? ये है अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किसमें की गई है? ये बात की गई है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 45 में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।